लास्ट वीडियो में हमने बात करा फ्यूचर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे। स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब हर एक इंडिविजुअल जो स्टॉक होता है उसके लिए फ्यूचर या फिर ऑप्शन की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवेलेबल है। इसकी जो ट्रेडिंग है आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करेंसी डेरिवेटिव्स। Currency derivatives trading was introduced in Indian financial market with the launch of currency future trading in USD INR pair in 2008। देखिए, अब जिन लोगों को करेंसी ट्रेडिंग के बारे में पता है तो उनको ये लाइन समझ में आ गई होगी। बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, करेंसी में भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि हम चाहें तो दूसरे देश की जो करेंसी है ना उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट होता ही है कि करेंसी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है ना वो पेयर में होती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला यूएसडी आईएनआर, ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग पेयर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा शायद, हाँ, जैसे यूरो और आईएनआर, मतलब यूरो और जो इंडियन करेंसी है उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग पेयर में होती है, पेयर में। मतलब जैसे अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ना, जैसे कि अब मैं अगर डॉलर खरीदूंगा, मुझे लग रहा है कि डॉलर के प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, डॉलर के प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। तो अभी मान लेते हैं कि एक डॉलर का प्राइस, एक डॉलर का प्राइस है, एक डॉलर का प्राइस है 75 रुपीज़। अब मुझे लग रहा है फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब हो सकता है फ्यूचर में एक डॉलर इज इक्वल टू हो 80 रुपये। तो मैं डॉलर बाय कर सकता हूँ, मैं डॉलर बाय कर सकता हूँ, और जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो उनको सेल कर दूंगा। तो मुझे अराउंड 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंसी मार्केट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब करेंसी के भी यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि इसके भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, वो हुआ था 2008 में। बट जो 2008 में जो लॉन्चिंग हुए थे ना वो सिर्फ यूएसडी यानी डॉलर और जो इंडियन रुपीस थी, सिर्फ उसकी ट्रेडिंग अवेलेबल थी। करंटली इन इंडिया करेंसी और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन 4 इंडियन पेयर्स, ठीक है, मतलब आईएनआर पेयर्स। तो आज के टाइम पर जो करेंसी मार्केट है वहाँ पर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, ठीक है। देख ध्यान, यहाँ पर ध्यान समझिए। अगर आप करेंसी डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो करेंसी डेरिवेटिव में अभी जो फ्यूचर है ना, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 4 तरीके के आपको पेयर मिल जाएंगे। जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, ठीक है, फिर यूरो आईएनआर हो गया, फिर जीबीपी आईएनआर हो गया। लेकिन जीबीपी मुझे नहीं पता क्या होता है ये। मतलब ये एक करेंसी के मतलब एक करेंसी का साइन होता है। जैसे अब यूएसडी है, यूएसडी किस लिए यूज़ होता है? डॉलर के लिए। तो ये जीपीपी भी है किसी के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता, आप ये देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और जेपीवाई ये तो है, ये जापान की है, ठीक है, जापान और इंडियन करेंसी। ऑन 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स, और यहाँ पे 3 क्रॉस करेंसी पेयर है। मतलब समझिए, देखिए, तो यहाँ पे 4 आईएनआर पेयर्स में भी ट्रेडिंग हो रही है। जैसे इंडिया, ये ना, जैसे यूएसडी आईएनआर वगैरह। बट अगर मुझे किसी और पेयर में करनी हो ट्रेडिंग, तो सपोज दैट जैसे यूएसडी मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास डॉलर है, अब मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ यूरो में, मतलब मैं यूरो खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको पेयर अलग से दे रखे हैं। तो इन केस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इन पेयर में, जैसे यूएसडी आईएनआर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट मिलेगा। सपोज दैट जैसे अगर आपने 75 रुपीज़ का, आपने अगर 75 रुपीज़ का अगर आपने $1 अगर आपने बाय करा है, तो जैसे ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक, जैसे इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको
आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, मतलब जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा ना। द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग साइकिल। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो मैक्सिमम ट्रेडिंग साइकिल पीरियड है वो है 12 मंथ का। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द करंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो जैसे ही जो करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एक्सपायरी मंथ। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं लास्ट वर्किंग डे पे। बट यहाँ पर जो सैटरडे है वो इंक्लूड, मतलब वो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग सैटरडेज। द लास्ट डे फॉर द ट्रेडिंग of the contract shall be 2 working days period to the last business day of the expiry month at 12:30 PM। अब समझिए, अब यहाँ पे लास्ट डे हम किसको कंसिडर करेंगे? इन्होंने बोल दिया कि जितने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाएंगे कब? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एक्सपायरी मंथ। तो सपोज डेट मान लेते हैं कि ये जो मंथ है 30 दिन का है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट वर्किंग डे हो गया हमारा 30। ठीक है, लास्ट वर्किंग मान लेते हैं कि इसमें 30 दिन है और 30 तारीख को ना संडे है, 30 तारीख को संडे है। तो उस केस में क्या होगा कि अब 30 तारीख है, 30 तारीख को संडे है और 29 को तो इन्होंने बोल रखा है कि आपको उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो यानी कि वो 29 तारीख को हो जाएगा एक्सपायर। इन्होंने बोला ना कि एक्सक्लूडिंग सैटरडेज। तो अब 30 तारीख को संडे है, तो 30 तारीख को जैसे मान लेते हैं कि अब छुट्टी होगी, तो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा 29 को। बट अब उस दिन, तो यानी 29 हमारा क्या हो गया? लास्ट वर्किंग डे हो गया। तो उस दिन कब एक्सपायर होगी, कितने बजे एक्सपायर होगी? तो वो 12:30 बजे एक्सपायर हो जाएगी वो। और ये जितने भी ये जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके सेटलमेंट कैश में होती है। ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल्ड। द सेटलमेंट प्राइस फॉर USD INR एंड यूरो INR इज़ द RBI रेफरेंस रेट। अब ये क्या है? देखिए, हमें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे क्या होता है कि जो हमारी करेंसीज होती हैं उनके प्राइसेस है ना वो बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे अब अगर अभी राइट नाउ $1 है 75 रुपये का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम वो उतना ही रहे। तो लेकिन अब क्या है कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो प्राइस है अभी राइट नाउ मार्केट में क्या है। तो डेली बेसिस पे क्या होता है कि कुछ जो बड़ी बड़ी जो मेजर बैंक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इकट्ठा होती हैं। ठीक है, और वो करीब 11 बजे के आसपास ये मिल के आपस में मिल के वो ये डिसाइड करती हैं कि अब जो प्राइस है किसी करेंसी का वो क्या होना चाहिए। फिर वो करेंसी का प्राइस वो रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग बैंक की वेबसाइट्स पे। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको ये जानना है कि अभी राइट नाउ हमारी जो करेंसी है उसका प्राइस कितना है जो डॉलर है उसके रिस्पेक्ट में या फिर यूरो के रिस्पेक्ट में, तो आप RBI की जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो करेंसी होगी उसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा। और सपोज जैसे मान लेते हैं कि अगर $1 बराबर है 80 रुपये, तो यानी कि उसका प्राइस आज के लिए 80 रुपये है। बट ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। वेयर इज फॉर GBP INR and JPY INR, it is exchange rate published by RBI in its press release captioned RBI reference rate for US डॉलर एंड यूरो। अब देखिए, इतना ना इतने सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो आप RBI की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन केस करेंसी ऑप्शन, अब देखिए यहाँ तक तो हमने बात करी थी सारे के फ्यूचर करेंसी की, ठीक है, बट यहाँ पे अब ये कह रहे हैं ऑप्शन करेंसी के बारे में। अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो
The underlying USD INR has 3 serial monthly contracts followed by one quarterly contract of the cycle March, June, September, December. The expiry is 2 working days period to the last business day or of the expiry month at 12:30 noon. The final settlement price is RBI reference rate on the date of expiry of contract. अब इसमें भी सेम वही है, बट यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वहाँ पर आपको 3 सीरियल में आपको देखने मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्वार्टरली वाइज चलते हैं। मतलब यहाँ पर जो साइकिल पीरियड होता है ना, वो क्वार्टरली वाइज होता है। जैसे वहाँ पर तो जैसे ऊपर अगर हम बात करें फ्यूचर में, तो उसमें 1 वीक का था, 1 मंथ का भी था, है ना, बट यहाँ पर क्वार्टरली वाइज है। और यहाँ पर भी जो पेमेंट होती है वो उसी तरीके से होती है जैसे ऊपर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड है वही लेना है, मतलब हाँ, मतलब टाइम पीरियड यहाँ पे सेम ही है। और जो यहाँ पे सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट, वो किस बेसिस पे होगी? आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो रेट चल रहा होगा, एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, उसके हिसाब से। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड बॉन्ड फ्यूचर्स। An interest rate future contract is an agreement to buy or sell a debt instrument at a specified future date at either government bond or treasury bill। ठीक, अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखिए, एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है कि हाँ, हम बाय और सेल करेंगे एक डेट इंस्ट्रूमेंट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे। अब इसको दोबारा समझ लीजिए। देखिए, मान लेते हैं गवर्नमेंट को लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो गवर्नमेंट इशू करेगी ट्रेजरी बिल। तो मेरे कहने मतलब क्या, अब गवर्नमेंट को डेट चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो गवर्नमेंट ने आम जनता से कहा कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, आप हमें लोन दीजिए। लेकिन अब प्रूफ के तौर पे, और जो जनता है उसको भी तो कुछ चाहिए ना, कि हाँ भाई, मैंने इनको लोन दिया है और बदले में हमको ये इंटरेस्ट वगैरह देंगे। तो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट देगी उनको, तो उससे बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। तो अगर मैंने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने बाय कर रखा है, तो उस केस में क्या है कि मैंने किसी पार्टी से बोल रखा कि हाँ कि मतलब 1 महीने बाद मैं आपसे वो ट्रेजरी बिल एक पर्टिकुलर 1 महीने बाद इस प्राइस पे मैं आपसे बाय कर लूँगा। तो यानी यहाँ पर जो अंडरलाइन एसेट होगी वो क्या होगी? वो ट्रेजरी बिल हो गई। ट्रेजरी बिल या फिर मतलब कोई और बॉन्ड वगैरह हो सकता है। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या फिर कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? वो लोन लेती है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो बॉन्ड इशू करते हैं। तो बॉन्ड हमेशा यूज़ किया जाता है डेट लेने के लिए। अब गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इशू कर सकती है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर बॉन्ड के आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो समझिए कि वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, मतलब वो बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू करा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर standardized contracts based on 6 year, 10 year and 13 year Government of India security and 91 day Government of India Treasury bill। अब यहाँ पर अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी से ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब कि क्वांटिटी फिक्स होती है। क्वांटिटी जो मतलब क्वांटिटी तो आप डिसाइड करेंगे क्या क्या आपको कितने बाय करने हैं, बट जो टाइम पीरियड वगैरह है वो पहले से फिक्स होता है, और जो प्राइस वगैरह वो भी पहले से फिक्स होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता, बस आपको ये फैसला लेना है कि आपको ख़रीदना है या फिर नहीं। अब उसमें भी फिर आपको ना ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कौन सा जो डॉक्यूमेंट है या फिर कौन सा ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अंडरलाइन एसेट आप बना रहे हो। क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसी का तो आपको मिलेगा। ऑल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल, यानी जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कैश, उनकी सेटलमेंट कैश में होती है।
यहाँ पर भी आपको लॉट साइज देखने को मिलता है। अब जो लॉट साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आप जो आप कितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो। मतलब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज है वो पहले से बोल देगा कि आप ना इतने लॉट खरीद सकते हो, तो हर लॉट में ना एक क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे हो सकता है कि 25 का एक लॉट हो, 25 का एक लॉट हो, यानी हो सकता है एक लॉट में 25 ट्रेजरी बिल्स हो या फिर उसके अंदर बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर ना आपसे ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने सिर्फ एक ट्रेजरी बिल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। और सेम एज जो हमारे जो इक्विटी के डेरिवेटिव वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पर भी लॉट होते हैं। सो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एक्सचेंज ऑन एनी डे ऑफ कैलेंडर मंथ। तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी एक्सचेंज के द्वारा वो कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ना उसको होल्ड करने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे 6 ईयर, 10 ईयर, 13 ईयर, तो ये कभी भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। 3 serial months contracts are available for trading on the bond future along with spread contracts of near far and mid far। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है, मतलब अगर हम पहले की बात करें, हमने अभी जब हमने पढ़ा, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे, जो रोल होते थे, वो वीक के हिसाब से होते थे, मंथ के हिसाब से होते थे, या फिर जो क्वार्टरली वाइज है उसके हिसाब से होते थे। बट यहाँ पर हम नियर मिड, नियर फार और मिड फार के हिसाब से हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रोल ओवर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नियर मिड है, नियर फार है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं है, तो इसलिए आप इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन्होंने नहीं बता रखा। द लास्ट ट्रेडिंग डे इज़ द लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ if the last Thursday is a holiday. Previous trading day will be the last trading day. The contract is cash settled. तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, अब मंथ में तो मतलब 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी, बट यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा वो होगा थर्सडे। ठीक है, हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा वो होगा हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे। बट इन केस अगर उस दिन छुट्टी हो जाती है किसी वजह से, तो उससे पहले वाला जो डे होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो यानी कि उससे पहले वाला डे कौन सा होगा? वेडनेसडे, अगर इन केस लास्ट थर्सडे को छुट्टी हो जाती है तो। फिर नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन एसेट होती है कोई कमोडिटी होती है, जैसे कि कपास हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये हमारी आती है सारी कमोडिटी मार्केट में। सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स द प्राइस ऑफ विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइन कमोडिटीज़। हाँ, अब डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अब क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ही बाय सेल हो रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ही बाय सेल हो रहे हैं, बट जो अंडरलाइन एसेट है वो क्या, वो कमोडिटी है। और डेट मार्केट में तो वहाँ पर तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं और डिबेंचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें बस डिफरेंस ये है कि डेट मार्केट में सिंपल ये है कि हाँ कि जो भी हम उधार लेंगे वो आ गया। तो इसमें तो क्या है कि डेट मार्केट में फिर मतलब गवर्नमेंट भी आ गई, बाकी जो कंपनीज वगैरह हैं वो भी आ गई, बट यहाँ पे सिर्फ हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आमतौर पे जो अगर गवर्नमेंट अगर लोन ले रही है तो वो सिंपल बात है, तो वो दो तरीके से ले सकती है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, है ना। तो शॉर्ट टर्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट लोन लेती है वो उनके नाम थोड़े अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था अभी पहले
एक है हमारा ट्रेजरी बिल, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। द गवर्नमेंट नीड्स enormous amount of money to perform various functions such as maintaining law and order and justice, national defense। तो गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत है अलग अलग अपने जो कार्य हैं उनको करने के लिए। फॉर दिस इट जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस वेज इंक्लूडिंग बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उस काम को करने के लिए अब उनको भी अलग अलग तरीके से मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। द गवर्नमेंट रेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड वो रेज कर सकती है किसके थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। तो एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि गवर्नमेंट चाहे तो अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके वो पैसा रेज कर सकती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी डॉक्यूमेंट्स की तरह ही है, जैसे शेयर होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी है, बट यहाँ पर हम उधार ले रहे हैं। दिस सिक्योरिटीज डू नॉट कैरी डिफॉल्ट रिस्क एट द गवर्नमेंट गारंटीज। हाँ, अब ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इनकी डिमांड थोड़ी मार्केट में ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट इशू करती है, तो यानी कि डिफ़ॉल्ट रिस्क यानी कि पैसा ना मिलने की संभावना तो ना के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है। प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मतलब करीब 8% के आसपास तो होता ही है, एफडी से ज़्यादा ही है। तो बस यहाँ पे बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी बारे में उन्होंने बता रखा है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, तो वो लोग भी बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, बट उनकी जो मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि भाई वो तो कॉर्पोरेट है। अब उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक होती है सिक्योर्ड, एक होती है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड वाली थोड़ी सी अच्छी होती है, अनसिक्योर्ड वाली तो अच्छी नहीं होती है। बाकी तो उन्होंने बस ये बता रखा है कि हाँ उसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं, और इतना बस आपको इतना समझना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कंपनीज होती हैं बड़े बड़े, बस वो इश्यू करती हैं। तो उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, ट्रेजरी बिल्स आ गए, कमर्शियल पेपर्स आ गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इनका इशू किया जाता है।